नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है चाची की चाहत आज भतीजे ने की पूरी। एक खामोश कस्बा, एक टूटा हुआ परिवार और एक ऐसा रिश्ता जिसे कभी नाम नहीं मिलना था। रात का समय, एक छोटे से कस्बे की सुनसान गली, पुलिस की जीप के सायरन की आवाज, कैमरा एक पुराने से मकान पर जूम करता है। बाहर भीड़ जमा है, अंदर से एक औरत की चीख चीख कर रोने की आवाज आ रही है। कभी कभी रिश्तों की दीवारों के पीछे ऐसी सच्चाइयां छुपी होती है जिन पर भरोसा करना भी एक गुनाह लगता है। चाची और भतीजे, ये रिश्ता हमेशा सम्मान, ममता और भरोसे से जुड़ा गया। लेकिन इस केस में इन दो शब्दों के पीछे छुपी थी एक तीसरी सच्चाई, चाहत। एक ऐसी चाहत जिसे कानून ने गुनाह कहा, समाज ने कलंक और जिसने एक पूरी जिंदगी बिखेर दी। कमरे के अंदर बिस्तर पर खून से सनी हुई एक लाश, लगभग 25-26 साल का लड़का, चेहरा मासूम पर अब हमेशा के लिए शांत। इंस्पेक्टर कविता सिंह और उसकी टीम कमरे की जांच कर रही है। कांस्टेबल मैडम, मृतक का नाम आर्यन है। घर वालों ने बताया ये इस घर की चाची सुजाता जी का भतीजा है। कैमरा साइड में बैठी साड़ी में लिपटी बिखरे बालों वाली औरत पर जाता है। लगभग 34-35 साल, चेहरा रो रो कर सूजा हुआ। यही है सुजाता। कविता सख्त नजरों से, आप ही ने फोन किया था ना कि आपके भतीजे के ने खुदकुशी कर ली। सुजाता सिसकते हुए, जी मैडम, मैंने जब कमरे का दरवाजा खोला तो वो ऐसे ही पड़ा था। कविता आर्यन की लाश के पास झुकती है, उसकी गर्दन पर निशान देखते हैं। कविता, ये फांसी नहीं, गला घोंटने जैसा लग रहा है। और कमरे में कोई रस्सी चुन्नी कुछ नहीं, खुदकुशी की रिपोर्ट कर रही है। लेकिन मामला कुछ और लग रहा है। सुजाता जी, सुजाता की आंखों में एक पल को अजीब सी चमक कौंधती है, पर वो तुरंत चेहरा छुपा लेती है। बैक स्टोरी, परिवार की दुनिया, फ्लैशबैक, छोटा कस्बा भीमपुर, पुराना 2 मंजिला मकान, ऊपर वाला हिस्सा रमेश, सज्जादा भाई, उनकी पत्नी सुजाता और उनकी 8 साल की बेटी परी। नीचे वाला हिस्सा रमेश का छोटा भाई संदीप, उसकी पत्नी मीरा और उसका बेटा आर्यन। आर्यन की माँ बाप दोनों की कुछ साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। उसके बाद से आर्यन का पालन पोषण ऊपर वाले घर में रहने वाले ताऊ रमेश और ताई सुजाता ने ही किया है। रिश्ते में तो भतीजा है, पर बचपन से घर के सब लोग उसे बेटा ही बुलाते हैं। सुबह का समय, सुजाता किचन में खाना बना रही है। आर्यन कॉलेज के लिए तैयार होकर आता है। आर्यन मुस्कुराते हुए, चाची टिफिन रख दिया? आज फिर भूल जाओगी जैसे कल भूला दिया था। सुजाता हल्की हंसी के साथ, अरे तेरा ही सहारा है इस घर में और तू ही शिकायत कर रहा है। रख दिया, बैग में ही रख दिया है, पहले नाश्ता तो कर ले। वो खुद अपने हाथ से उसे गरम पराठा काट काट कर खिलाती है। कैमरा उसके चेहरे पर फोकस करता है, आंखों में एक अलग सा स्नेह जो सिर्फ चाची का नहीं लगता, थोड़ा ज़्यादा ठहरा हुआ, थोड़ा झिझक्का हुआ पर गहरा। आर्यन मुंह में कोड़ दबाए, अरे बस बस, बच्चा नहीं हूं मैं, खुद खा सकता हूं। सुजाता पलट कर देखती है धीमे से, हाँ अब तो बच्चा नहीं रहा,
दोनों की नज़रें एक सेकंड के लिए टकराती है। सुजाता जल्दी से नज़रें हटा लेती है। तभी रमेश अंदर आता है। शराब की हालत, गंध, थका हुआ चेहरा। रमेश, सुजाता चाय बनी क्या? सुजाता फटाफट उठते हुए, हाँ अभी लाई। कैमरा एंकर की तरफ कट। रमेश और सुजाता की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी जिंदगी में खुशियां ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। रमेश बेरोजगारी, कर्ज और शराब की आदत में डूबता चला गया और सुजाता जो कभी सपने देखती थी अब सिर्फ गुजारा कर रही थी। इन सबके बीच आर्यन ही उस घर की हंसी था, वही सहारा, वही साया और धीरे धीरे वही किसी की चाहत बन रहा था। सुजाता का अकेलापन और चाहत का जन्म, रात का सीन। रमेश फिर से शराब पीकर आया है। सुजाता चुपचाप पानी का गिलास रखती है। रमेश चिल्लाकर, कहाँ से लाऊं पैसे, दिन भर काम सुनकर पक गया हूँ। आर्यन से कहो कॉलेज छोड़ दे, दुकान पर बैठा करे, मेरे साथ बहुत हो गई पढ़ाई। सुजाता धीमे पर सख्त, वो बहुत अच्छा पढ़ता है। रमेश, उसकी जिंदगी मत बर्बाद कीजिए, वो कुछ बन जाएगा, हमारा सहारा होगा। रमेश तिरस्कार से, हमारा सहारा सुजाता? वो मेरा भतीजा है, कल को बड़ा बन भी गया ना तो अपनी जिंदगी देखेगा, हमारा नहीं। रमेश दरवाजा पटक कर चला जाता है। सुजाता के चेहरे पर बेबसी, आंखों में आंसू। उसी समय ऊपर वाली मंजिल के बरामदे में पर आर्यन खड़ा सब कुछ सुन रहा होता है। वो आहिस्ता से सीढ़ियों से उतरकर सुजाता के पास आता है। आर्यन, चाची आप रो क्यों रही है? सुजाता जल्दी से आंसू पोंछकर, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आर्यन, मुझे लगा इस घर में अगर कोई भी मेरा अपना है ना तो वो आप है। और सुन लीजिए, मैं बड़ा होकर सबसे पहले आपका ध्यान रखूंगा, आपका और परी का। ताऊजी तो वैसे ही, ठहर कर छोड़िए, आप बस मुस्कुराइए। वो हाथ से उसका आंसू पोंछता है। सुजाता दिल में हल्का सा कांपती है। इतना अपनापन, इतना भरोसा, वही लड़का जिसे उसने बच्चे की तरह पाला। सुजाता अपने मन में फुसफुसाते, कभी कभी नहीं समझ आता था उसका हाथ पकड़े पकड़े कब वो बड़ा हो गया और कब मेरी नज़रों में औरों से ज़्यादा अलग हो गया। आर्यन का बदला रूप और रिश्ते में हल्का बदलाव। आर्यन अपने दोस्तों के साथ हंसता बोलता दिखता है। कुछ लड़कियां उसे घूर घूर कर देखती है। दोस्तों, रोहित भाई मान गए, पूरी क्लास में तू ही हीरो है। वो नई लड़की देखी, रिया कैसी घूर रही थी तुम्हारी तरफ। आर्यन हंसते हुए, पढ़ाई करने आते हैं हम, पंडित जी इधर उधर मत घुमा कीजिए। रोहित पढ़ाई करने आता है? हाँ, वो तो तेरी चाची भी कहती होगी, मेरा बेटा बहुत पढ़ाकू है। बहुत अच्छा है आर्यन, थोड़ा भावुक होकर। हाँ, वो सच में ऐसा ही सोचती है। शाम के टाइम घर में सुजाता कपड़े तह कर रही है। मोबाइल पर एक मैसेज की टन स्क्रीन पर रिया का नाम दिखता है। मैसेज, कल नोटिस चाहिए होंगे, प्लीज़ ले आना। आर्यन हल्की मुस्कान दबाते हुए मोबाइल रख देता है। सुजाता ध्यान से, कौन है? मुस्कुराकर, किससे बात कर रहे हो? आर्यन थोड़ा झेपता हुआ, कुछ नहीं चाची, क्लास की दोस्त है बस। सुजाता हल्की चीखने वाली मुस्कान, अच्छा दोस्त है या कुछ ज़्यादा? वो मजाक में कहती है, पर आवाज़ में हल्का जलन सा छुपा होता है। खुद भी नोटिस नहीं करती पर दर्शक समझ जाते हैं। आर्यन सीरियस होते हुए, आपको ही तो सब बताता हूँ, अगर कुछ हुआ ना
सबसे पहले आपसे ही कहूँगा सुजाता, थोड़ी गहरी आवाज में। सबसे पहले मतलब मुझसे भी पहले कोई खास हो सकती है तुम्हारी जिंदगी में? आर्यन उसे गौर से देखता है। चेहरे पर सवाल है और हल्की मुस्कान। आर्यन, कोई भी हो, एक बात कभी नहीं बदलेगी, आप मेरे लिए हमेशा सबसे ज्यादा खास रहेगी चाची। इसके बोलते ही सुजाता की आंखें भर जाती है। वो जबरन हंसकर बात टाल देती है, पर उसके अंदर कुछ पिघल चुका है। रिश्ते की सीमा और पहली दरार। कुछ दिन बाद घर में तनाव और बढ़ जाता है। रमेश का कर्ज, उसके रोज के झगड़े। एक रात वो सुजाता पर बुरी तरह हाथ उठा देता है। बेटी की परी डरकर रोने लगती है। उसी समय आर्यन घर में आता है और ये सब देख लेता है। आर्यन चिल्लाकर, ताऊ जी बस कीजिए। वो रमेश का हाथ पकड़ लेता है और उसे पीछे धकेल देता है। रमेश बौखलाकर, अरे ओए, बहुत दिन से तेरी ऐंठ नहीं निकाली मैंने। मेरे घर में मुझे ही सिखाएगा बीबी के से कैसे बात करें? तू है कौन? आर्यन गुस्से से, मैं बेटा हूं इस घर का और आप किसी का हक नहीं रखते। इस तरह माँ बहन की गाली देते दोनों में धक्का मुक्की होती है। सुजाता बीच में आती है। सुजाता रोए हुए, आर्यन छोड़ दे प्लीज, मत कर ऐसा, यही सबके सामने बुरा बना देगी। पड़ोसी जमा हो जाते हैं। रमेश सबके सामने आर्यन को ताना मारता है। रमेश, हाँ हाँ चाची के हीरो, दिन भर चाची की चुन्नी के पीछे घूमता है, अब घर का मर्द बनेगा। सब समझता हूँ मैं किस तरह मेरी बीबी तुम्हें दूध पिलाती है। अभी भी। ये सुनकर आर्यन गुस्से से कांप जाता है। सुजाता शर्म से जमीन में गिर जाती है। ये सब बातें जब शराब और शक के बीच पिसने लगती है तो घरों की छतें हिल जाती है। रमेश के इस ताने ने सिर्फ आर्यन की नज़र में उसके लिए इज्जत नहीं तोड़ी, बल्कि सुजाता के मन में भी एक ऐसा सवाल छोड़ दिया जो शायद वो खुद से भी नहीं पूछ पा रही थी। बारिश हो रही है। आर्यन छत पर खड़ा अकेला भीगा भीगा सा। रमेश नीचे कमरे में सोया पड़ा है। नशे में धुत सुजाता सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर आती है, हाथ में तौलिया और एक कप गरम चाय। सुजाता, धीमी डांट, पागल हो गए हो? इतनी बारिश में भीगते रहोगे तो बुखार चढ़ जाएगा। आओ बैठो। वो तौलिया से उसके बाल पोंछने लगती है। आर्यन बस चुपचाप उसे देखता रहता है। आर्यन टूटी आवाज में, चाची आज ताऊ जी ने जो बोला आपको बुरा तो नहीं लगा? आपके बारे में, मेरे बारे में? सुजाता आंखें नम होकर, उसे कहने दो जो कहना है। वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रही, इसलिए दूसरों की नीयत पर सवाल उठाता है। मैं जानती हूँ तू ऐसा नहीं है आर्यन, तू मेरे लिए। वो रुक जाती है, शब्द गले में अटक जाते हैं। आर्यन धीमे पर साफ, आपके लिए क्या हूँ चाची? हुए ये वही सवाल है जिससे सुजाता कई रातों से भाग रही थी। वो चौंक कर उसकी तरफ देखती है। चेहरे पर बरसात की बूंदें और आंखों का पानी आपस में घुले हुए। कुछ सेकंड सन्नाटा। सुजाता भरी आवाज में, तू मेरा सब कुछ है आर्यन बेटा, दोस्त, सहारा। और वो और पर रुक जाती है। आर्यन एकदम आगे बढ़ता है। आर्यन, और अगर मैं कहूँ कि मुझे भी आपकी फिक्र सिर्फ चाची के रिश्ते से नहीं होती। जब आपके गाल पर चोट का निशान देखता हूँ तो अंदर कुछ टूट जाता है। जब आप किसी और के नाम से पुकारती हो तो मैं जलता हूँ। क्यों होता है ऐसा चाची? उसकी आवाज़ कांप रही है पर साफ है। सुजाता पीछे हटने की कोशिश करती है पर छत का कोना आ गया है, पीछे जगह नहीं।
आगे आर्यन सुजाता फुसफुसाकर, ये सब मत बोल आर्यन, ये गलत है, हमारा रिश्ता लोग क्या कहेंगे, कानून समाज। आर्यन, लोग मुझे तब भी कुछ नहीं दे रहे थे जब मैं अकेला अनाथ था, मुझे घर आपने दिया, ममता आपने दी, और अब दिल पर ताले भी लोग ही लगाएंगे, मैं आपके बिना रह नहीं सकता, ये सच है चाची, चाहे आप इसे नाम दो या मत दो। उसकी आंखों में आंसू गिरते हैं। सुजाता अचानक उसका चेहरा अपने हाथों से पकड़ लेती है, माँ की तरह और कुछ पल बाद स्त्री की तरह। सुजाता, टूटती हुई, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, मैं पहले ही बहुत अकेली हूँ, तू अगर मुझसे भी दूर हो गया तो मैं टूट जाऊंगी। दोनों के बीच की दूरी जो सालों से सिर्फ रिश्ते का पर्दा थी, आज पहली बार हकीकत में भी कम होती है। उस रात कोई सीमा पूरी तरह पार हुई या नहीं, ये कहानी साफ नहीं दिखती, पर इतना साफ होता है कि उस रात के बाद दोनों के नज़र का रंग बदल जाता है। सस्पेंस गहराता होता है। रिया शादी और प्लान। कुछ हफ्ते बाद कॉलेज कैंटीन में रिया और आर्यन बैठे हैं। रिया, तुम बहुत बदल गए हो। आर्यन, पहले बहुत हंसते थे, अब हर बात में इतने गंभीर हो गए हो। आर्यन, हल्की मुस्कान, जिंदगी ने थोड़ा ज़्यादा सिखा दिया है बस। रिया, अच्छा सुनो, मेरे पापा तुमसे मिलना चाहता है, तुम टॉप कर रहे हो कॉलेज में, और उन्होंने कहा अगर तुम जॉब के साथ साथ पढ़ाई आगे करना चाहो तो वो मदद करेंगे, वैसे उन्हें तुम पसंद हो बहुत। आर्यन चौंक कर, क्या, किस लिए? रिया हंसते हुए पर आंखों में गंभीरता, कभी कभी पापा ये भी कहते हैं लड़का अच्छा है, पढ़ाकू है, जिम्मेदार है, अगर रिया इसे पसंद करती है तो हम तैयार हैं, मतलब शादी के लिए भी। ये सुनकर आर्यन के चेहरे पर अजीब सा भाव आता है, कुछ खुशी, कुछ डर, कुछ अपराध बोध। रात को घर पर सुजाता खाना परोस रही है। आर्यन चुपचाप बैठा है। सुजाता, आज बहुत चुप हो, कॉलेज में कुछ हुआ क्या? आर्यन संभल कर, रिया के पापा मिलना चाहते हैं, शायद उन्होंने शादी की बात भी सोची है। थाली में परोसते हुए सुजाता का हाथ रुक जाता है, चेहरे पर एकदम सन्नाटा। सुजाता जबरन सामान्य बनते हुए, अच्छा तो ये बहुत अच्छी बात है, लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, तू खुश रहेगा उसके साथ। आर्यन उसकी आंखों के भीतर तक देखता है, उसे पता है ये शब्द जितने आसान लग रहे हैं अंदर उतना ही तूफान है। आर्यन, और आप खुश रहेंगी मेरी उस जिंदगी में? सुजाता कुछ सेकंड उसे देखती है, फिर अचानक थाली छोड़कर किचन में चली जाती है। आर्यन पीछे आता है, सुजाता रोते हुए पर आवाज धीमी, मेरा हक ही क्या है? आर्यन, मैं तेरी चाची हूँ, बस मैं क्या चाहती हूँ ये मैं खुद से भी नहीं कह सकती, तो तुमसे कैसे कहूँ? तू शादी कर, अपनी जिंदगी बसा, मेरे हिस्से में जो भी अकेलापन है मैं निभा लूँगी। आर्यन दर्द से, मुझे आपकी चाहत पूरी करनी है चाची या समाज की। ये डायलॉग कहानी के टाइटल से जुड़ता है। चाची की चाहत आज भतीजे ने की पूरी, लेकिन कैसे, यही सस्पेंस है। इधर रमेश भी अपने शक और ईर्ष्या में जल रहा है। उसे लगता है आर्यन घर परिवार का हीरो बन गया है और वो विलेन। एक रात वो सुजाता और आर्यन की बातों का कुछ हिस्सा सुन लेता है, जहां आर्यन कह रहा होता है, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा चाहे पूरी दुनिया छोड़ जाए। रमेश की आंखों में जहर उभर आता है। रमेश मन ही मन तो ये चल रहा है, इसलिए मेरी बीवी मुझे जहर की तरह देखती है। एक ही रास्ता है अब, या तो ये लड़का इस घर में से जाएगा या जिंदगी से वो एक
डेंजरस प्लान बनाता है आर्यन को किसी छोटे मुजरिम टाइप लोगों से उलझा देने का, ताकि या तो वो जेल चला जाए या किसी हिंसा की चपेट में आ जाए। क्लाइमैक्स की तैयारी, मौत वाली रात। अब हम वापस उसी रात की तरफ लौटते हैं जिस रात की शुरुआत एपिसोड की ओपनिंग में दिखी थी। रात के 10 बजे घर में सिर्फ सुजाता और आर्यन है। रमेश फिर से कहीं बाहर शराब पीने गया है। परी नानी के घर गई हुई है। सुजाता ने आर्यन के लिए उसके पसंद की सब्जी बनाई है। सुजाता, आज रिया से बात हुई? आर्यन चुपचाप खाना देखते हुए, हाँ, वो बहुत खुश थी। बोली, पापा जल्द ही घर आकर बात करेंगे। सुजाता सहन करते हुए, तो तूने क्या कहा? आर्यन, यही कि पहले मैं अपनी चाची से पूछूंगा। सुजाता के हाथ से चम्मच छूट जाते हैं। छूटते बचता है, सुजाता, मुझसे क्यों? आर्यन, क्योंकि मेरी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले पर आपसे बड़ा हक है, आपका है। अगर आप हाँ कहेंगी तो मैं भी हाँ कहूँगा, अगर आप ना कहोगी तो मैं नहीं कहूँगा। शादी कमरे में भारी सन्नाटा, फैन की आवाज़, दीवारों की खामोशी, दोनों की दिल की धड़कन सब एक दूसरे से टकराते हैं। सुजाता टूटी हुई पर ठान कर, तू मेरे ओर देख, मैं तुझे बचपन से सीने से लगा कर रखा, तेरा हर दर्द महसूस की, हर खरोच पर मरहम लगाया, पर जो चाहत तेरी आंखों में आज दिखती है ना, उसे मैं नाम दो तो वो सिर्फ गुनाह बनेगा। आर्यन, मैं अपनी चाहत पूरी होने नहीं दे सकती। तेरी जिंदगी मेरी तरह नहीं होनी चाहिए, अकेली अधूरी। आर्यन, मतलब आप चाहती हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं है। ये सवाल सुजाता के लिए तीर साबित होता है। वो बैठते बैठते ही रोने लगती है। सुजाता, हाँ, चाहती हूँ कि कोई मुझे भी अपने लिए चुने, मेरे लिए लड़े, मेरे लिए जिए, और वो कोई तू ही है। पर मैं तुमसे ये नहीं कह सकती कि रुक जा, क्योंकि ऐसा कहूँगी तो मैं तेरी दुश्मन बन जाऊँगी, माँ कहलाने के काबिल नहीं रहूँगी। आर्यन आंसू रोकते हुए, तो आप एक बार, सिर्फ एक बार माँ नहीं, सुजाता बनकर सोचिए, आप क्या चाहती हैं? कमरे की हवा भारी हो जाती है। सुजाता धीरे धीरे उठती है। आर्यन के पास आकर उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ती है। सुजाता फुसफुसाकर, मैं चाहती हूँ कि तू कभी मुझसे दूर न जाए, बस यही चाहत है मेरी। आर्यन, फिर क्यों डरती हैं आप? किससे? कानून से, समाज से, या खुद से? दोनों की आंखों में आंसू। कैमरा धीरे धीरे खिड़की के बाहर काले आसमान पर फोकस करता है। बिजली कड़कती है। उस रात इस घर की दीवारों ने जो देखा वो किसी ने नहीं देखा, और जो फैसला हुआ उसने एक जिंदगी नहीं, दो जिंदगियां बदल दी। वर्तमान में वापस जहां इंस्पेक्टर कविता जांच कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। आर्यन की मौत गला दबाकर हुई है, किसी कपड़े या दुपट्टे से, पर कमरे में कोई ऐसा कपड़ा नहीं मिलता। मोबाइल में रिया के साथ चैट सब नॉर्मल, किसी डिप्रेशन का संकेत नहीं। कविता, ये सुसाइड नहीं हो सकता। और घर में उस समय सिर्फ 2 लोग थे, सुजाता और आर्यन। मतलब या तो किसी बाहर वाले ने आकर, या फिर कविता की नज़र सीधी सुजाता पर जाती है। इंट्रोगेशन रूम, सुजाता सामने बैठी है। कविता, सुजाता जी, सच बोलिए, आप और आर्यन के बीच क्या रिश्ता था? सच में? सुजाता कांप जाती है। सुजाता, वो मेरा बेटा था। कविता, और कुछ? सुजाता चुप, गर्दन झुकी हुई। कविता तेज आवाज में, रात को तकरार हुई थी आप दोनों के बीच, पड़ोसियों ने आवाज़ें सुनी, कोई मुझे
छोड़कर मत जाओ, कोई ये रिश्ता गलत है, ऐसे शब्द सुने गए हैं। आप किस रिश्ते की बात कर रही थी सुजाता जी? सुजाता की आंखें भर आती है। वो सिर्फ पकड़कर रोने लगती है। सुजाता चिल्लाकर, हाँ गलत था हमारा रिश्ता, हाँ मैं अपने भतीजे से प्यार करने लगी थी, यही सुनना है ना आपको? कमरे में एक सेकंड के लिए सन्नाटा जम जाता है। कविता शांत पर सख्त, और आपने उसकी हत्या कर दी क्योंकि वो आपको छोड़कर रिया से शादी करने वाला था? सुजाता हैरानी से, नहीं मैंने नहीं मारा उसे, मैंने नहीं मारा। कविता उसे देखती है। क्या ये सच बोल रही है? जांच आगे बढ़ती है। सीसीटीवी फुटेज पास के चौक का रात 9:45 पर रमेश घर के पास देखा गया, जबकि वो कह रहा था कि वो बाहर शहर से के दूर कोने पर था। मोबाइल लोकेशन भी दिखाती है कि रमेश 10-15 के आसपास घर के एरिया में था। पड़ोसी बताते हैं कि कई बार रमेश को आर्यन पर गुस्से में कहते सुना गया था, एक दिन तेरी अक्ल ठिकाने लगा दूंगा। इंस्पेक्टर कविता रमेश से पूछताछ करती है। कविता, रात को आप कहाँ थे? रमेश घबराकर, मैं दोस्तों के घर यहाँ था, थोड़ा पसीना पसीना। कविता लोकेशन बता रही है। आप घर के आसपास थे? और पड़ोसी बता रहे हैं कि आपने ही सबसे पहले सुजाता की चीख सुनकर दरवाज़ा खोला, जबकि सुजाता कहती है उसने खुद दरवाज़ा खोला और आपको फ़ोन किया। किसका सच है? रमेश पसीने पसीने, रमेश मैं बस ये चाहता था कि वो लड़का घर से चला जाए। मैंने 2-3 गुंडों को भी भेजा था उसको डराने धमकाने के लिए, पर हत्या मैंने नहीं की। कविता को आर्यन के कमरे की फिर से जांच में बेड के नीचे एक फटा हुआ खून सा लगा रुमाल मिलता है, जिस पर हल्की सी शराब की गंध। डीएनए टेस्ट में साबित होता है वो रमेश का है। अब रमेश सस्पेंस 2 तरफ है। क्या रमेश ने गुस्से में आर्यन की जान ले ली या सुजाता ने, और रमेश सिर्फ सच छुपा रहा है? अब कहानी अपने भावनात्मक क्लाइमैक्स पर आती है, जहां सच्चाई फ्लैशबैक में खुलती है। उस मौत वाली रात का असली सीन आर्यन और सुजाता के बीच भावनात्मक बातचीत के बाद आर्यन अचानक एक फैसला करता है। आर्यन, आपने कहा आप चाहती है मैं कभी दूर न जाऊं। ठीक है चाची, मैं आपके लिए सब छोड़ सकता हूँ, रिया भी, शादी भी, सब। सुजाता घबराकर, नहीं पागल मत बन, ऐसा मत कर आर्यन, पर मेरे साथ रहकर आप चैन से रह पाओगी? हर दिन डर, हर दिन गुनाह का एहसास, आपको समाज ने पहले ही बहुत सजा दी है, अब मैं नहीं देना चाहता। आपकी चाहत ये नहीं हो सकती है कि मैं आपकी ज़िंदगी भी जला दूं। वो अचानक एक कागज़ निकालता है, रिया के पापा के ऑफर का, शहर छोड़कर जॉब और पढ़ाई का। आर्यन, मैं कल ही शहर छोड़कर जा रहा हूँ चाची, ये घर, ये गलियाँ सब छोड़कर आपको आज़ाद करने के लिए, और खुद को भी। सुजाता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सुजाता रोते हुए, ये मेरे साथ ज़िंदगी का सबसे बड़ा मजाक होगा। आर्यन, तू चला जाएगा तो मैं किसके लिए जीऊँगी? आर्यन, आप परी के लिए जिएगी, खुद के लिए जिएगी, और मेरा प्यार आपके लिए हमेशा रहेगा। बस नाम बदल कर आपके लिए मैं फिर से भतीजा हो जाऊंगा, दूर से। सुजाता उसके हाथ पकड़कर रोने की कोशिश करती है। दोनों के बीच धक्का मुक्की जैसी स्थिति बन जाती है। वो उसका कंधा पकड़कर कहती है, तू नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। उसी धक्के मुक्की में
कमरे की कुर्सी पर रखा दुपट्टा आर्यन के गले में आधा फंस जाता है। वो फिसलकर नीचे गिरता है, गला कस जाता है और कुछ सेकंड में ही उसकी सांस रुकने लगती है। सुजाता घबरा जाती है, दुपट्टा खींचने की कोशिश करती है पर देर हो चुकी होती है। आर्यन की आंखें उसकी आंखों में देखते देखते बुझ जाती है। वो ठिठक कर वहीं बैठ जाती है, हाथ कांप रहे हैं, दिल फट रहा है। सुजाता चीखते हुए, आर्यन उठ पागल, देख मैं हूँ यहाँ, उठ। लेकिन आर्यन जा चुका है। कुछ देर बाद रमेश घर पहुंचता है, शराब के नशे में धुत, पर जब सीन देखता है होश आ जाता है। वो सुजाता के हाथ से दुपट्टा उठाकर छुपा देता है। रुमाल से आर्यन का मुंह पोंछने की कोशिश में अपने रुमाल पर खून का थोड़ा दाग लगा लेता है और वो रुमाल गलती से बेड के नीचे गिर जाता है। रमेश, ये सब पुलिस को नहीं पता चलना चाहिए वरना तू जेल चली जाएगी। कह दे कि उसने खुदकुशी की। प्यार वार में, डिप्रेशन में सुजाता टूट चुकी है। उसे खुद समझ नहीं आता अपराधी कौन है, किस्मत वो खुद या ये चाहत। इंस्पेक्टर कविता के सामने अब सुजाता सब सच स्वीकार करती है, ये भी कि उसकी चाहत कहाँ तक पहुँची थी, ये भी कि आर्यन ने उसकी चाहत पूरी करने के लिए क्या किया। खुद को दूर करने का फैसला लेकर कविता अपने उसे नहीं मारा, पर आपकी जिद, आपकी चाहत, आपका अपराध बोध, ये सब मिलकर उसे उस मोड़ तक ले गए जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। कानून के हिसाब से ये हत्या नहीं, कुल पालव होमिक्लाइड जैसा केस बनता है। अनजाने में हुई मौत पर समाज के हिसाब से ये रिश्ता पहले ही मर चुका था। सुजाता हाथ जोड़ लेती है। सुजाता, मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए मैडम, पर अगर हो सके तो कहीं लिख दीजिए कि वो बुरा नहीं था। उसने जीते जी सबका ख्याल रखा और मरते मरते भी मुझे गुनाहगार बनाने की कोशिश नहीं की। कविता की आंखें भी थोड़ी नम हो जाती है। वो प्रोफेशनल रहते हुए भी इंसान है। कैमरा सुजाता को जेल की वैन में बैठते दिखाता है, हाथों में हथकड़ी पर आंखों में शून्य। दूर कहीं परी अपने नानी के घर में खेल रही है। उसे कुछ नहीं पता कि उसके घर का रिश्ता किस तूफान से गुजरा। इंसान की जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन पर हम खुद ही चार दीवारों खड़ी कर देते हैं। चाची भतीजे का रिश्ता इन दीवारों में सबसे ऊंची दीवार माना जाता है। ममता, संस्कार और भरोसे की दीवार। लेकिन जब अकेलापन, तन्हाई और तिरस्कार इन दीवारों पर चोट करते हैं तो कभी कभी दिल दिमाग से आग निकल जाता है और वही से शुरू होता है गुनाह। आर्यन की पुरानी तस्वीरें, बचपन में सुजाता के साथ स्कूल ड्रेस में, कॉलेज में पुरस्कार लेते हुए चाची की चाहत भतीजे ने सच में पूरी की। उसने खुद को उसकी ज़िंदगी से दूर करने का फैसला लेकर उसके लिए, समाज के लिए, कानून के लिए सही रास्ता चुनने की कोशिश की। लेकिन किस्मत ने दोनों को सजा दी, एक मौत और एक को उम्र भर का पछतावा। सुजाता जेल की कोठरी में खिड़की से आसमान देख रही है। आसमान में उड़ती एक पतंग जिसकी डोर कहीं और से पकड़ रखी है, जैसे जिंदगी जो किसी और के हाथ में है। रिश्ते जब अपनी हदें पार करते हैं तो सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं होता, कहीं ना कहीं इंसान अपनी आत्मा से भी धोखा कर बैठता है। सवाल ये है कि सुजाता दोषी थी या नहीं। सवाल ये है, क्या अकेलापन से लड़ने का कोई और रास्ता नहीं हो सकता जो किसी मासूम जान की कीमत न मांगे।
दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका और आपके पूरे परिवार का दिन शुभ हो।